हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। गाइस आज हमारा क्या आज हमारा सेकंड लेक्चर है किसका पीसीएस का 2025 के क्विक रिकैप कोर्स का पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आज हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, लेट्स सी। सो फर्स्ट वी विल कवर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हम आज करेंगे पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कवर। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे बच्चों? हम इसमें सबसे पहले कवर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें हमारे पास क्या है, 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to 4। सेकंड हम करेंगे पार्ट 2 दैट इज सिटीजनशिप। इसमें वी हैव आर्टिकल्स 5 to 11। फिर आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेटेस्ट है वो क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप की जो डिबेट है वो क्या डिबेट है। थर्ड वी विल कवर पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमारे पास आर्टिकल्स हैं 12 to 35। हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ राइट्स, 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। हम देखेंगे इन राइट्स का स्कोप क्या है। स्कोप के बाद हम देखेंगे ये राइट्स रिस्ट्रिक्टेड कैसे हैं, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स पे। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम आपके 3 पार्ट्स कवर करने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हम सबको पता है हमारी कंट्री क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम क्या टर्म यूज करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो नंबर 1 जो आर्टिकल है उसमें क्या है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है कि सब स्टेट्स को ज्वाइन किया गया है और एक यूनियन गवर्नमेंट बनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो हम जो डिबेट है वो आती है कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया है। फेडरेशन वर्ड इसलिए नहीं यूज किया गया, अब अगर आप इंडिया का देखोगे ना सिस्टम क्या है, वी हैव स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट और बाकी हमारे पास क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि फेडरेशन में जो स्टेट्स है उनके पास पावर है कि अगर वो अपना रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहें यूनियन के साथ तो वो कर सकते हैं। पर यूनियन ऑफ स्टेट्स में उनके पास कोई ऐसे लिबर्टी या कोई ऐसे इंडिपेंडेंस नहीं है कि अगर वो अपना रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहें तो वो रिलेशनशिप ब्रेक कर सकते हैं। तभी हमने बोला है कि हमने एम्फेसाइज किया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स अगर चाहें वो मिलके यूनियन गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यूनियन गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकते या सेपरेट होकर काम नहीं कर सकते। इंडिया क्या, जो ये एक्सप्रेशन है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसमें इंडिया है जो वर्ड यूज है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया में क्या क्या चीजें आएंगी, आपके स्टेट्स, कितने स्टेट्स हमारे पास 28, कितनी यूटीज है हमारे पास 8 यूटीज हैं। वो किसके अंदर आएंगी, वो इसी टर्म के अंदर आएंगी। तो हम कहते हैं कि वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज अंडर आर्टिकल 1। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट की के पास क्या क्या पावर है स्टेट्स को रिकॉग्नाइज या रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आर्टिकल 2 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अगर किसी भी स्टेट को एडमिट करना है या एस्टैब्लिश करना है न्यू स्टेट्स को। तो इसमें हम कहते हैं कि एडमिशन प्लस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो वो किसके थ्रू होगा, वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। हाँ, अगर आर्टिकल 3 में क्या होगा कि पार्लियामेंट ने अगर ऑल्टर करना है नेम बाउंड्रीज या स्टेट को किसी भी चीज को उसकी टेरिटरी को, तो वो किसमें होगा, आर्टिकल 3 में होगा। आर्टिकल 3 में क्या है, पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, ऑल्टर बाउंड्रीज, नेम्स एंड एरियाज। तो आर्टिकल 3 यूज करके क्या करेगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल 3। अगर हमें बिल्कुल ही एज ऑफ ऑल, अगर हमें बिल्कुल न्यू स्टेट एडमिट या स्टैब्लिश करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल नंबर 2। तो ये पावर किसके पास है, साफ साफ लिखा है बच्चों, ये पावर किसके पास है, द पावर इज विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, आर्टिकल 3 को यूज करने के लिए क्या क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, स्टेट लेजिस्लेचर व्यू इज एडवाइजरी ओनली नॉट बाइंडिंग। तो वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी काम पार्लियामेंट करता है ना, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो भी काम लेजिस्लेचर करता है तो वो करता है थ्रू अ बिल। तो बिल क्या है, एक फॉर्मल मैकेनिज्म है, अगर वो पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट एक इंट्रोड्यूस करेगा या रेकमेंड करेगा, पार्लियामेंट जाएगा बच्चों प्रेसिडेंट के पास कि हमें ये स्टेट को क्या करना है, ऑल्टर करना है। तो प्रेसिडेंट क्या कहेगा, ओके आप कर सकते हो, प्रेसिडेंट रेकमेंड कर देगा हाँ जी आप कर रहे हो, और साथ के साथ ही प्रेसिडेंट क्या करेगा कि जिस स्टेट को ऑल्टर करना है या जिस स्टेट को चेंज करना है, वो सेम जो बिल है पार्लियामेंट का वो स्टेट को भेजा जाएगा कि आप जिसको देखो कि पार्लियामेंट ये करना चाहती है। तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है बिफोर इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, उसने बोला कि जब आर्टिकल 3 यूज करते हैं तो क्या ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन बिल जो है उसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल रिकमेंडेड है, उन्होंने बोला कि नहीं, बिफोर बच्चों आपके
बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। और सेकंड क्या है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू एडवाइजरी है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि पार्लियामेंट हमारे स्टेट को ऑल्टर ना करे, ना नेम चेंज करे, ना बाउंड्री चेंज करे, तो जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट वो बात मान लेगा। व्यू क्या है, वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आर्टिकल 3 यूज करके पार्लियामेंट विद और विदाउट स्टेट अप्रूवल, विद और विदाउट स्टेट अप्रूवल क्या कर लेगा, स्टेट को चेंज कर सकता है, ऑल्टर चेंज कर सकता है। इसके हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहला क्या है, तेलंगाना 2014 में आर्टिकल 3 के अंडर बना, और लेटेस्ट क्या है, जेएनके जो एक स्टेट था उसको बाइफरकेट करके क्या बना दिया है, यूटीज, दो यूटीज बन गई हैं 2019 में। तो वो भी किसके थ्रू हुआ, वो भी आर्टिकल 3 के थ्रू हुआ। तो आर्टिकल 3 इज वेरी पावरफुल, और मोर पावरफुल क्या है, प्रेसिडेंट की पावर। फिर हम देखते हैं ये आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 कहता है पार्ट 1 का, सच लॉज आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। तो उन्होंने बोला है कि जो भी पार्लियामेंट पावर यूज कर रही है आर्टिकल 2 और 3 के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, आपको मेजॉरिटी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आती हैं, ये चीजें किसके अंदर आती हैं, ये चीजें ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर के अंदर आती हैं। ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस के अंदर ये चीजें आती हैं। उसमें क्या है, उसमें ये चीज है कि पार्लियामेंट स्टेट को बोलेगा, अब स्टेट ने एग्री कर दिया तो काम हो जाएगा, स्टेट ने डिसएग्री कर दिया तो भी काम हो जाएगा, अगर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट चाहते हैं स्टेट को चेंज करना। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, क्योंकि इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत लेंथी, बहुत टीडियस प्रोसेस है, और हमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करना। तो हम कहते हैं कि जो आर्टिकल 2 और 3 के चेंजेस हैं, दैट आर ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो वी हैव आर्टिकल 368, जिसमें 5 वेज लिखे हैं कि हाउ वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 2 एंड 3 आर इम्यून फ्रॉम आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 डज नॉट अप्लाई ऑन आर्टिकल 2 एंड 3। ठीक है, आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, सेंटर हैज सुप्रीम पावर ओवर टेरिटरी चेंजेस, इट रिफ्लेक्ट्स यूनिटरी टिल्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हम कहते हैं फेडरलिज्म में क्या है कि सेंटर पावर अपने क्या करे, स्टेट के साथ शेयर करे, डिवॉल्व करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 2 एंड 3 को हमने जब समझा तो हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, सुप्रीम पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, किसके लिए, टेरिटोरियल चेंजेस के लिए, स्टेट के लिए। तभी हम कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो क्वासाई फेडरल है। क्या है बच्चों, क्वासाई फेडरल। इसका मतलब क्या है कि ना ही कंप्लीटली फेडरल है, ना ही कंप्लीटली यूनिटरी है, वो क्या है, वो क्वासाई फेडरल है। तो ये क्या था, ये आपका पार्ट 1 था 4 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हम देखते हैं जी आर्टिकल पार्ट 2 में किस चीज के बारे में बात की गई है, सिटीजनशिप। आप भारत के नागरिक हो, बनना चाहते हो, थे, बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, इंडिपेंडेंस के टाइम में आपका क्या स्टेटस था, इंडिपेंडेंस के बाद आपका क्या स्टेटस है, और आज आपका क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें कहां लिखी हैं, वो आर्टिकल 5 से 11 में लिखी हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में क्या है, डबल सिटीजनशिप। हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे पास डबल सिटीजनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, वो कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उस टाइम पे आपका क्या स्टेटस था। तो हमारे पास 4 तरीके थे, डोमिसाइल, बर्थ, डिसेंट या रेजिडेंस। तो हम देखेंगे कि डोमिसाइल क्या है, कि आप भारत के नागरिक थे तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया, आप भारत के अंदर बॉर्न हुए, आप कहीं और बॉर्न हुए पर जो आपके पेरेंट्स है वो भारत के नागरिक थे, या भारत आपका रेजिडेंस था, या इंडिया आपका रेजिडेंस था। तो ये सारी चीजें कहां दे रखी हैं, आर्टिकल 5 में। और इसके लिए अंडरलाइन लाइन क्या है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम उस डेट की बात करेंगे जब अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर सेकंड आपको क्या है बच्चों, आर्टिकल 6, वो किस चीज की बात कर रहा है, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि जो लोग इंडिपेंडेंस के टाइम में पाकिस्तान से इंडिया आए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो भारत के नागरिक कैसे बनेंगे, उसमें हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर बच्चों 6 है। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 7, सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान बट रिटर्निंग। कुछ लोग ऐसे थे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया से चले गए पाकिस्तान, पर बाद में वो वहां पे हैप्पी नहीं थे, या उनको वहां पे सिस्टम अच्छा नहीं लगा, तो वो इंडिया आ गए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आर्टिकल 7। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, आर्टिकल 8। इसमें क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड। जो लोग बाहर थे, फॉरेन कंट्री में थे, तो उनका बच्चा कैसे भारत का नागरिक बनेगा, या उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, उसमें हमारे पास क्या आर्टिकल नंबर बच्चों 8 है। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 9,
नो ड्यूअल सिटीजनशिप, वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप सीज इंडियन। तुमने बोला कि हमारी कंट्री कोई भी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देती। हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का। तो उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, हम सिंगल सिटीजन बनेंगे और वॉलंटरी, अगर आपने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली है, अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हो, तो आपको ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की जो आपकी सिटीजनशिप है वो सीज हो जाएगी। अब आप इंडियन सिटीजन नहीं रहोगे। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डबल नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो इसके लिए वी हैव आर्टिकल नंबर 9। देन वी हैव आर्टिकल नंबर 10, वो कहता है पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। अब ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिटीजनशिप का फैक्ट है या जो सिटीजनशिप के क्लॉजेज है आर्टिकल 5 से 11, तो उसमें पावर किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास या पार्लियामेंट के पास? पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कोई भी बच्चों, कोई भी इशू हो सिटीजनशिप को लेके, तो वो कौन देखेगा? वो पार्लियामेंट देखेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्राइटेरिया मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर नहीं दे रहा टू बी अ सिटीजन। पावर आपको कौन दे रहा है? पार्लियामेंट। और किन बेसिस पे दे रहा है? अगर आपके फैक्ट्स जस्टिफाई होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको एक रिटन गाइडलाइंस दे रहा है कि अगर आपने इंडिया का सिटीजन बनना है तो यू हैव फॉलोइंग आर्टिकल्स, यू कैन सी योरसेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो और कौन सी कैटेगरी थ्रू आपको सिटीजनशिप हम दे सकते हैं। लास्ट वी हैव आर्टिकल 11, वो कहता है कि पार्लियामेंट टू मेक लॉज। वो कहता है कि जब तक पार्लियामेंट कोई न्यू लॉ नहीं बनाता, फॉर सपोज 2025 है, अगर हम देखें फर्स्ट टाइम एक्ट कब आया था 1955, तो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई न्यू लॉ नहीं बनाता तो जो प्रीवियस लॉ है वो ही एग्जिस्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? आपको सिटीजनशिप का स्टेटस मिलेगा। तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि जब तक वो न्यू लॉ नहीं बनाता तो जो पुराने लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? सिटीजनशिप का स्टेटस मिलेगा। तो हमारे पास क्या आर्टिकल 5 to 11 जो बताते हैं कि पार्लियामेंट की क्या पावर है और किन किन कैटेगरीज में आपको कैसे कैसे भारत के नागरिक बनाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो हमारे पास 5 तरीके हैं टू बी अ इंडियन सिटीजन। तो पहला तरीका हमारा क्या है? बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में बॉर्न हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? इंडिया का सिटीजन बन जाओगे। अब यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, जब जब आपका एक्ट अमेंड हुआ तो उस हिसाब से क्राइटेरिया चेंज हुआ। उसके लिए आपको अपने रेगुलर नोट्स विजिट करने पड़ेंगे। किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए। क्यों? बिकॉज दिस इज ओनली क्विक रिकैप। दूसरा क्या है? बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है कि आप बॉर्न कहीं और हुए थे, ठीक है जी, पर जो आपके पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे तो हम भी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, आप कहीं और पैदा हुए, आपने इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन एम्बेसी में अपने आप को रजिस्टर करवाया, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको रजिस्टर करवाया, तो आप किस क्राइटेरिया में फॉलो हो गए? रजिस्ट्रेशन के। बाय नेचुरलाइजेशन, आप किसी और कंट्री में थे, आपको वहां पे खतरा था, थ्रेट था, आपने बोला कि मैं भारत के नागरिक बनना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि आप एक इंपॉर्टेंट सिटीजन हो उस कंट्री के, आपके अंदर कोई क्रेडिबल चीजें हैं, आप एक एसेट हो हमारी कंट्री के लिए, आप हमारी कंट्री के लिए एसेट बन सकते हो, तो बाय नेचुरलाइजेशन आपको क्या दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। और लास्ट क्या? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर सपोज इंडिया अपने विराट रूप में वापस आ जाता है, मैसिव रूप में वापस आता है और इंडिया कहता है कि जो पाकिस्तान है आज प्रेजेंट डे वो हमारा ही हिस्सा है। अब जिन्ना साहब तो नहीं है तो हमें अपना हिस्सा वापस चाहिए। हम नहीं मानते क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा डेट रिडन है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, उनको बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही, तो हम उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं एज ए टेरिटरी, हम अपनी टेरिटरी बनाना चाहते हैं। तो फॉर सपोज आज इंडिया पाकिस्तान को ओवरटेक करके, ओवर पावर करके अपना एक इंटरनल हिस्सा बना लेता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आज के बाद जो पाकिस्तान में जो भी बच्चा बॉर्न होगा वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि आपने किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हो। ठीक है जी। फिर हम देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब आप इंडिया का हिस्सा तो बन गए हो पर आपको इंडिया अच्छा नहीं लगता, या इंडिया में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती एज इट्स ओन सिटीजन। तो वी हैव 3 वेज। सबसे पहले क्या कि आपने रेनाउंस कर दिया, आपने किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेनी थी, आप वहां गए, आपने वहां पे अप्लाई किया, क्राइटेरिया फुलफिल किया और वो आपको सिटीजनशिप ग्रांट करने वाले हैं, तो आप अपनी भारत की नागरिकता रेनाउंस कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि नाउ आई विल नॉट बी एन इंडियन सिटीजन बिकॉज नाउ आई एम अ फॉरेन सिटीजन। तो उसको बोलते हैं रेनाउंसिएशन, ये होता है वॉलंटरीली, आप अपनी मन मर्जी से वॉलंटरीली। फिर आता है टर्मिनेशन,
आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं बताया, आपने किसी और कंट्री की चुपचाप सिटीजनशिप ले ली है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लग गया तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर आपसे कोई कॉज नहीं पूछा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड है डेप्रीवेशन। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि स्टेट को खतरा है, गवर्नमेंट को खतरा है, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं एज एन इंडियन सिटीजन, तो गवर्नमेंट आपको डिप्राइव कर सकती है टू बी इंडियन सिटीजन, कि हम आपको इंडियन सिटीजन नहीं मानते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर अ थ्रेट टू आवर कंट्री। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट डिबेट्स क्या है सिटीजनशिप के लिए। तो वी हैव 2-3 करंट डिबेट्स, हम पहले देखते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला कि आप दो नाम लेते हो, इंडिया और भारत, तो हमें दोनों की नागरिकता चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल क्रैप, ऐसा नहीं होगा, वी विल ओनली बी गिविंग वन सिटीजनशिप। और सेकंड क्या हुआ कि इंडिया ने अलाउ किया ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर्स। ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पीआईओ क्या है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। गवर्नमेंट ने बोला कि हम, कि जो लोग हमारे किसी और कंट्री में बॉर्न हुए हैं पर उनके पूर्वज, उनके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर इंडियन सिटीजन थे, तो वो क्या हो गए? वो हमारे ओवरसीज सिटीजन हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री में रह रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि हम आपको डबल सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको डबल सिटीजनशिप देंगे कि आप उस कंट्री के सिटीजन हो और आप हमारे भी सिटीजन हो। तो सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। हम आपको स्टेटस दे देंगे ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो उसके लिए हम क्या इशू करेंगे? हम आपको ओसीएन पीआईओ कार्ड इशू करेंगे जो वैलिड होंगे, कि अब आपको इंडिया आने के लिए उस कंट्री से वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एक कार्ड है, आप कार्ड शो करो, टिकट बुक कराओ और इंडिया आओ। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये कहता है, ये फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देता है किसको? जो माइनॉरिटीज है। कौन सी कंट्रीज के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो कहता है कि जो वहां पे 6 माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में क्या क्या आ जाएंगे? हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। तो जो उन कंट्रीज में ये 6 कैटेगरी लोग जो माइनॉरिटी में है, अगर उनको लगता है कि उन कंट्रीज में जो ये 3 कंट्रीज हैं उनमें इनको खतरा है, दे हैव फियर ऑफ देयर लाइफ, सो दे कैन कम टू इंडिया एंड इंडिया विल गिव देम फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जो 6 कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आपने मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड किया है? बच्चे, मुस्लिम्स को हमने इसलिए एक्सक्लूड किया है क्योंकि मुस्लिम्स वहां पे मेजोरिटी में है, और हमने क्या बोला है कि हम प्रोसिक्यूटेड या परसिक्यूटेड ओनली माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देंगे। तो हमने मुस्लिम्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। क्रिटिसिज्म क्या है कि एक्सक्लूड मुस्लिम्स, तो आपका जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी को वॉलेट करा, तो हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स हमें मेजोरिटी में है, तो हम सिर्फ माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। गवर्नमेंट डिफेंस रीजनेबल क्लासिफिकेशन नॉट रिलीजन पर से, तो हमने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिफेंस के पर्पज से दे रहे हैं कि लोगों की जान को खतरा है, इसमें रिलीजन का कोई भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 6 रिलीजन को यहाँ पे कंसिडर किया है। ये टू बी फाइनली एजुकेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी हम इसके ऊपर आपको फाइनल ऑर्डर देंगे। आपने ध्यान रखना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव 9 मेजर रिलीजन्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास कितने हैं? 9 मेजर रिलीजन्स हैं। उसमें से हमने 6 रिलीजन और एक 7 को हमने कवर कर लिया है। तो कोई भी हमारे पास क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता कि आप रिलीजियसली आप क्या कहते हैं वॉलेटिव हो, हम वॉलेटिव नहीं है। हमने 7 मेजोरिटी को कवर कर लिया है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है या जो ये हमारा CAA 2019 इट इज टोटली जस्टिफाइड। ठीक है जी। फिर आपका आता है जी थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो आपका है फंडामेंटल राइट्स। तो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ राइट्स, आर्टिकल्स हैं 12 से लेके 35 तक। हम क्विक रिकैप में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है कि जस्टिशिएबल राइट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके राइट्स वॉलिड होते हैं तो आप कहां जा सकते हो? आप कोर्ट में जा सकते हो। कौन से कोर्ट में जा सकते हो? आर्टिकल 32 यूज करोगे, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 यूज करोगे, यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कहां से है? यूएस का एक बिल ऑफ राइट्स हमने वहां से इंस्पायर किया है, गारंटेड बाय पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि 100% आपको नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी और आपकी जो रिस्ट्रिक्शन आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर इमरजेंसी लगती है तो सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21। इसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास 3 तरह की इमरजेंसीज हैं। एक आपकी नेशनल इमरजेंसी है बच्चे, एक आपकी है नेशनल इमरजेंसी, एक आपकी प्रेसिडेंट्स रूल है, एक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो किसमें नेशनल है? आपकी 352 में, ये 356 में है, ये 360 में है। तो इस जब ये तीनों आर्टिकल्स में से या कोई इंडिविजुअल आर्टिकल अप्लाई होता है तो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 टू सस्पेंड आर्टिकल 20 एंड 21।
तो एक कुछ जनरल फीचर है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो फर्स्ट कैटेगरी है, 6 कैटेगरीज हैं, तो इसमें कितने आर्टिकल्स आएंगे आपके, 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ के आगे सब बराबर हैं, जिसको जितनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लॉ उसको उतनी प्रोटेक्शन देगा, लॉ कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में ये बोला है कि क्या है, रूल ऑफ लॉ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब लॉ के आगे बराबर है। हाँ, जिसने अगर कोई ऑफेंस किया तो उसको उस हिसाब से जस्टिफिकेशन मिलेगी, अगर कोई विक्टिम है उसको उस हिसाब से जस्टिफिकेशन मिलेगी। चीजें कहाँ लिखी है आर्टिकल 14 में। फिर आपका आता है बच्चों आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने बोला है कि जो स्टेट, स्टेट मतलब बच्चे आपकी गवर्नमेंट, आपसे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं करेगी, किसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किन बेसिस के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब इक्वल है किसके लिए, स्टेट के लिए। तो आपका आर्टिकल 15 में ये है। फिर आपका है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विद रिजर्वेशंस। वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देगी, अगर वो एलिजिबिलिटी मीटअप करेगा, कि वो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, एग्जाम में अपीयर हो सकता है, और अगर उसके पास कोई रिजर्वेशन है तो वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है। वो चीजें कहाँ लिखी है आर्टिकल 16 में। फिर आपका बच्चों आर्टिकल 17 वो क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये आर्टिकल क्या है, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट इन द सेंस क्यों है, क्योंकि ये आर्टिकल कहता है ना ही स्टेट, ना ही कोई प्राइवेट सिटीजन या इंडिविजुअल, मतलब ना ही कोई आदमी या कोई पर्सन और ना ही स्टेट किसके साथ कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। अनटचेबिलिटी क्या है, कि अनटचेबिलिटी है कि आपको डीमीन करना सोसाइटी में सोली ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन या योर वर्ना सिस्टम। तो हम कहते हैं कि स्टेट और कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। अगर पकड़ा गया अनटचेबिलिटी करते हुए तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आर्टिकल एब्सोल्यूट है, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल इंडिविजुअल के ऊपर भी अप्लाई करता है और स्टेट के ऊपर भी अप्लाई करता है। फिर बच्चे आपका आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। वो कहते हैं कि स्टेट आपको कोई भी ऐसा टाइटल नहीं देगा, अगर आपको किसी ने कोई भी टाइटल दिया तो स्टेट उसको नहीं मानेगा, क्योंकि आप आर्टिकल 14 को वॉलेट करोगे। तो उन्होंने बोला है कि आपको कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, आप डॉक्टर हो, आईएएस हो, जज हो, क्या कहते हैं, आप साइंटिस्ट हो या आप इंजीनियर हो, तो वो डिस्टिंक्शन है, आपका टाइटल नहीं है, तो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, तो उसको हम टाइटल की कैटेगरी में नहीं लेंगे। सेकंड क्या बोला गया, अगर आपको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो भी टाइटल्स नहीं है, वो क्या है, वो आपके डिस्टिंक्शन है या आपने वो मेरिट के बेसिस पे हासिल किया है, तो उसको टाइटल्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये कहाँ लिखा है, ये फर्स्ट कैटेगरी में लिखा, उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल्स कितने हैं, 5, 14 to 18। फिर आपका नेक्स्ट आता है जी राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल्स यहाँ पे 19 से 22। तो सबसे पहले क्या आर्टिकल 19, इसमें क्या है, इसमें 6 तरह के फ्रीडम है। सबसे पहले क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा फ्रीडम ऑफ असेंबली, थर्ड आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फोर्थ आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिफ्थ आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और सिक्स्थ आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो ये 6 आपके फ्रीडम है। इसमें पहले प्रॉपर्टी भी आपका फंडामेंटल राइट था, पर वो क्या हुआ, उसको हमने रिवोक करके लीगल राइट बना दिया। तो 6 तरह के आपको फ्रीडम मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है, आप अपनी मन मर्जी में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन में है कि आपकी स्पीच से किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने कुछ ऐसी स्पीच दे दी कि दंगे हो गए, तो ऐसा काम नहीं करना। आपके जो विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, आप उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा क्या, राइट टू असेंबली, आप जहां चाहो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर अपने आप को असेंबल कर सकते हो, अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, वहां पे मूव कर सकते हो, रेजिडेंस बना सकते हो और अपने मनपसंद का प्रोफेशन कर सकते हो। हाँ, उसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके 6 फ्रीडम है वो किसी और का फ्रीडम को क्या करें, हैम्पर ना करें। दूसरा क्या है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। थर्ड क्या है, अगर स्टेट ने कोई चीज परमिट नहीं किया तो आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाओगे उस काम के लिए। तो ये क्या है, ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ है, सो यू कैन रेफर टू योर क्लास लेक्चर्स फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। सेकंड आपका क्या, आर्टिकल 20 वो कहता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंस। बच्चों अब ध्यान रखना है, ये प्रोटेक्शन है, ये आपका फंडामेंटल राइट में गारंटी नहीं है। दिस ओनली प्रोटेक्शन। उन्होंने बोला है कि आपको, आपने अगर कोई लॉ ब्रेक किया है, फॉर सपोज आज आपने कोई लाइट पॉइंट क्रॉस कर लिया, रेड लाइट पॉइंट क्रॉस कर लिया, पर जब आपने लाइट पॉइंट क्रॉस किया तो उस एरिया में कोई लॉ नहीं था कि अगर आप लाइट पॉइंट क्रॉस करोगे तो आपको पनिशमेंट होगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई, अगर कोई आप लॉ ब्रेक करते हो और उस टाइम पे लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, मतलब हम बैक डेट में लॉ बना के आपको पनिश नहीं करेंगे। दूसरा क्या, नो डबल जेपडी, सेम सजा की, सॉरी सेम क्राइम की सेम टाइम पे 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और थर्ड क्या, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस बनो या अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दो। तो चीजें का लिखी है आर्टिकल 20 में। उसमें क्या है कि अगर आप क्राइम करते हो और लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था तो आप इम्यून हो, आपको सजा नहीं मिलेगी। सेकंड क्या है, सेम टाइम की सेम टाइम पे 2 बार सजा नहीं मिलेगी। हाँ,
आपने सेम क्राइम 2 बार किया अलग अलग जगह तो 2 बार सजा मिल सकती है, पर सेम टाइम पे नहीं मिलेगी। और थर्ड क्या है, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आपको अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जाएगा। फिर आपका क्या आर्टिकल 21 इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सटेंडेड में उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बोला है कि जो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो बहुत सुप्रीम है। नो बडी कैन टेक अवे योर लाइफ एंड योर पर्सनल लिबर्टी। और लिबर्टी में क्या कि आपको डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, ये नहीं है कि आपको डीमीन किया जाएगा, कोई डीमीन नहीं किया जाएगा। आपकी जो लाइफ है वो बहुत प्रेशियस है, आप एसेट हो हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज यू आर अ सिटीजन एंड एन इंडिविजुअल। तो सारी प्रोटेक्शन जो दे सकता है लॉ आपको इस आर्टिकल के अंदर देगा। आप डिग्निफाइड तरीके से लाइफ जियो, अगर कोई दिक्कत है आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट आपको क्या देगा, जस्टिस देगा। फिर आपका आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, उन्होंने बोला है कि जो 6 to 14 ईयर्स के ग्रुप के बच्चे हैं उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मिलेगी, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, गवर्नमेंट की फैसिलिटी यूज करें और एजुकेशन लें। फिर आपका ये आर्टिकल 22 वो क्या है, प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। उन्होंने बोला है कि अगर आपको डिटेन कर लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, अभी आपके ऊपर शक है कि आप कोई क्राइम कर सकते हो, अभी आपने क्राइम नहीं किया है, सिर्फ शक है, तो हम क्या करेंगे, आपको डिटेन कर लेंगे, आपको रोका जाएगा कि क्राइम मत करो, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि आपको पनिशमेंट दी गई है डिटेन करके। तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ ऐसा होता है और पता लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको क्या मिलेगी, आपको इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी, वो आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। थर्ड आपका आता है जी कैटेगरी 3, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें क्या है, पहला आर्टिकल 23 वो क्या है, प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार, कि आपको फोर्स नहीं कर सकते बेगार करने के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं होगी। आर्टिकल 24 क्या है, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हजार्डस जॉब्स। तो उन्होंने बोला है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है उसके अंदर जो भी हजार्डस जॉब्स हैं वहां पे चाइल्ड मतलब बच्चा टिल द एज ऑफ 14 काम नहीं करेगा। अगर पकड़ा जाता है काम करते हुए तो बच्चे को कहां भेजा जाएगा, जुवेनाइल होम, और जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर क्या किया जाएगा, केस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जी आर्टिकल 25 से 8 उसको बोलेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहला कि आर्टिकल 25 ये क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। वो कहता है कि आपका खुद का मन है, कोई आपको नहीं रोक सकता, आपने जो से मर्जी फेथ या रिलीजन को आपने मानना है, आप उसको फ्रीली प्रोफेस करो, जब तक आप लिमिट्स में करोगे तब तक आपको कोई नहीं रोका जाएगा। हाँ, आपने अगर फोर्सेबल कन्वर्जन की तो वो गलत है, क्योंकि आप बाय फोर्स किसी को अपने रिलीजन में इंडल्ज नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपने कोई रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट बनाई है, यू आर फ्री टू मैनेज इट, अपने अकॉर्डिंग आप उसको क्या करो, मैनेज करो अपने अकॉर्डिंग। जो आपका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, आप एक्वायर कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 क्या है, नो कंपल्शन ऑफ टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन। वो कहते हैं कि अगर आपने रिलीजन को प्रमोट करना है, उसमें आप खर्चा करते हो तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ना ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। मतलब सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। सरकार ने बोला हमने क्या कहते हैं आर्य समाज को बहुत प्रमोट करना है, तो सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती टैक्स पे करने के लिए। तो सरकार के अगर करना है तो सरकार अपने हिसाब से देखेगी, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन स्टेट के हैं, बेशक एडेड है नॉन एडेड है, पर स्टेट ने किसी ना किसी तरीके से उनको हेल्प की है, तो आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर नहीं दे सकते। तो एक यहाँ पे लिखा आर्टिकल 25 से 28। फिर आपका फिफ्थ कैटेगरी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसमें क्या है आर्टिकल 29 एंड 30 में कहते हैं 29 में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कल्चर। तो स्टेट ने बोला है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं हम उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो माइनॉरिटी में है ना। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है 50% से कम। मेजोरिटी बच्चों क्या होता है 50% प्लस 1। तो माइनॉरिटी मेजोरिटी क्या है, ये न्यूमेरिकल नंबर है। तो बोला कि जो भी चीज माइनॉरिटी में है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अगर नंबर वैनिश हो गया तो हमें पता है कि ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वो कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है, अपने माइनॉरिटी ग्रुप के लिए वो कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता है, वो कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और लास्ट कैटेगरी क्या है आपके पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। इसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोला किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने बोला कि आपके रिट्स है, रिट्स क्या है, रिटन ऑर्डर। रिट्स क्या होती है, रिटन ऑर्डर होता है। एक हाई ऑफिस या एक लोअर ऑफिस को ऑर्डर कर सकता है कि आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। हमारे पास 5 तरह के रिट्स हैं, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी एंड क्यू वारंटो। वी हैव डिस्कस्ड, यू कैन विजिट योर नोट्स। बहुत इजी है। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और आपने ये ध्यान रखना कि इसको हार्ट एंड सोल क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आपकी फंडामेंटल राइट बच्चों वॉलेट होती है तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, यूजिंग आर्टिकल 32। अब हम इसके ऊपर एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है ना वो इंटीग्रेटेड है। एक सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई क्राइम होता है तो आप कहां जाते हो, पुलिस स्टेशन।
पुलिस वाले आपके कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, फिर कहाँ मूव की जाती है, कोर्ट में। आप लोअर कोर्ट में जाओगे, अगर यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इस ऑर्डर को कहाँ चैलेंज करते हो, हाई कोर्ट में, थ्रू वे ऑफ अपील। यहाँ पे सेम है, अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर नहीं हो तो आप कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में, थ्रू वे ऑफ अपील। फिर आपको यहाँ चीज जो ऑर्डर आता है आपको फाइनल होता है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस। तो हम कहते हैं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है तो हम इस प्रोसेस को सरपास कर सकते हैं। वी वोंट वेट फॉर दिस प्रोसेस, क्यों, दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम कहां जाएंगे, सीधा हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में यूजिंग आर्टिकल 32। 5 तरह के रिट्स को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते या आप नहीं जा सकते तो आप आर्टिकल 226 यूज करोगे और कहां जाओगे, सेम रिट्स को यूज करने के लिए हाई कोर्ट जाओगे। तो आप सेकंड कैटेगरी में भी जा सकते हो। मतलब आपको जो है झंझट है लोअर कोर्ट का, इससे आपको क्या मिलेगी, इवैक्यूएशन मिल जाएगी, आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, 6 कैटेगरी है। फिर बच्चे हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या है फंडामेंटल राइट्स पे। ये रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले क्या है, रीजनेबल एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि जो भी रिस्ट्रिक्शन सरकार लगाना चाहे, अगर रोकना चाहे आपकी राइट्स को, तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और क्या है दूसरा, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि जुडिशियरी उसको देखे कि ऐसा क्यों है। ग्राउंड्स कौन से इंक्लूड कर सकेंगे, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है कि आप कंट्री की सॉवरेनिटी को हैम्पर कर रहे हो, आप रिलेशन खराब कर रहे हो। दूसरा क्या, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आपने कोई ऐसी स्पीच दे दी कि दंगे हो गए तो स्टेट की सिक्योरिटी क्या हुई, हैम्पर होगी। पब्लिक ऑर्डर, लोग आपसे तंग है, इमोरल चीज है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, डिसेंट नहीं है, तो ये कुछ ग्राउंड है जिनके बेसिस के ऊपर आपके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पर एक बात है कि आपका जो फ्रीडम है वो आर्बिट्रेरी बेसिस पे नहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। जैसे मेनका गांधी केस में हुआ था, मेनका गांधी को रोक दिया गया था कि आप बाहर फ्लाई नहीं करोगे, इनका पासपोर्ट क्या कर लिया गया था, कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। तो हमने बोला कि ऐसा नहीं होगा, तो जो भी आपकी चीजें हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं होंगी, वो रीजनेबल होंगी। लास्ट है जी आपका लैंडमार्क जजमेंट्स। तो लैंडमार्क जजमेंट में हम देखते हैं, पहले हमारे पास है केशवानंद भारती 1973 की, इसको बोलेंगे सबसे बड़ी जजमेंट, 24 अप्रैल 1973 को आई थी। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड या दे आर अमेंडेबल बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की डिबेट थी। तो पार्लियामेंट ने बोला कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को या हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं यूजिंग आर्टिकल 368। तो जुडिशरी ने बोला कि सर आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो जुडिशरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केसेस हमें बताती रहती है। सेकंड आपका केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। एक्सपैंडेड आर्टिकल 21 क्या है बच्चों, आपको राइट टू लाइफ, इसका मतलब क्या, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस। उन्होंने बोला है कि अगर आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, आपने देखना है कि उसने क्राइम किया है, अगर क्राइम किया है तो पुलिस प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेगी, कल्प्रिट की बात भी सुनेंगे, विक्टिम की बात भी सुनेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। आर्टिकल क्या है 21, जब मेनका गांधी को फॉरेन फ्लाई करने से रोक लिया गया था। थर्ड आपका केस है इंदिरा साहनी केस 1992, रिजर्वेशंस के ऊपर है कि रिजर्वेशंस वैलिड है, पर ये नहीं है कि स्टेट अपनी मनमर्जी से 100% रिजर्वेशन दे दे। तो कोर्ट ने कैप लगाया कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगी। फिर आपका केस है श्रेया सिंगल 2015 का, स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 से आईटी एक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि बाल ठाकरे जी की डेथ होती है, तो श्रेया और उसके फ्रेंड एक ट्वीट कर देते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बोला कि आपने क्या किया, जो बॉम्बे के लोग हैं आपने उनकी पब्लिक ऑर्डर को खराब किया है, आपने उनके मन को ठेस पहुंचाई है। तो दे हैव सेड कि आपका कोई भी एक्ट है वो आप ड्रैकोनियन, अगर आपका कोई एक्ट है किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है तो उस एक्ट को हमें स्ट्रक डाउन करना है, हमें फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। देन वी हैव केसेस, उसके बाद हमारे पास केसेस आते हैं पुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये राइट टू प्रिवेसी का है कि आर्टिकल जो 21 है उसमें राइट टू प्रिवेसी को हमने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो कोर्ट ने बोला हमने पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। नवतेज सिंह जौहर 2018 का केस है, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया। उन्होंने बोला कि नहीं ये चीज गलत है, अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर आपने नहीं जाना है। फिर एसआर बोमाई केस 1994 का सेकुलरिज्म के लिए है कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक पार्ट है, क्योंकि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। हाँ, स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, पर स्टेट का कोई भी क्या कहते हैं अपना खुद का रिलीजन नहीं है। फिर आपका केशवानंद एंड मिनर्वा मिल्स केस वो सेम है कि उन्होंने बैलेंस बनाया किसमें, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज में। दीज केसेस हैव बीन डिस्कस्ड एंड अ डॉक्यूमेंट हैज ऑलरेडी बीन गिवन फॉर दिस। अब क्विक रिकैप देखते हैं हमने आज का सीखा। हमने आज सीखा सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज में क्या है कि हमारी जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट हमारे यूनियन को छोड़ नहीं सकते हैं। आर्टिकल 2 से 4 में क्या है कि सेंटर के पास पावर दी गई है कि आप कंट्री को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर हमने देखा सिटीजनशिप, इसमें क्या देखा कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है,
कोई डबल सिटीजनशिप नहीं है। 7 कैटेगरीज को हमने प्रोटेक्ट किया है, प्रमोट किया है, हमने उसके बारे में देखा। फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है 6 कैटेगरीज की हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब 100% हमें नहीं मिलती हैं, रिस्ट्रिक्टेड है और जुडिशियली प्रोटेक्टेड है। जुडिशियरी इसको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल कौन सा यूज करता है? आर्टिकल 32। फिर लैंडमार्क जजमेंट्स थी जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इवॉल्व हुई हैं, जो हमें डिग्निफाइड लाइफ देती हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमारे पास टोटल 10 लेक्चर्स हैं। हमने सेकंड लेक्चर में क्या देखा? हमने सेकंड लेक्चर में 3 पार्ट्स डिस्कस किए और हमने देखा कि बेसिक प्रीमाइस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू सो मच।